जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का। भाजपा बनाम कांग्रेस बनाम जेडीएस का सियासी रणयुद्ध। भाजपा के वर्चस्व वाले एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य में क्या सत्ता बरकरार रख पाएगी भगवा पार्टी, या एंटी इनकम्बेंसी के भंवर में उलझकर डूबेगी भाजपा की नैया और कांग्रेस के पक्ष में आएगा जनादेश। इस बार कैसी होगी जनता दल सेक्युलर की राजनीतिक भूमिका, और आज चुनाव हो तो किसे मिलेगी कितनी विधानसभा सीटों पर जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। कर्नाटक दक्षिण भारत का ऐसा राज्य जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए साख का सवाल बन चुका है। ये एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा का एक फिक्स वोट बैंक है और वो अपने दम पर सत्ता में है। वहीं ये राज्य हमेशा से कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी साबित हुआ है। फिर चाहे 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चिकमंगलुरु से जीतकर लोकसभा पहुंचना हो, या 1999 में बेल्लारी से सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज को हराकर सोनिया गांधी का जीतना हो। खैर, फिलहाल की बात करें तो यहाँ राजनीतिक उथल पुथल और दल बदल का खेल साफ देखने को मिल रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सभी ओपिनियन पोल्स को धराशायी करते हुए यहाँ एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस किंग मेकर बन गई। तब के नतीजे कुछ इस प्रकार थे। कांग्रेस को मिले थे 38.14% वोट और 80 विधानसभा सीटों पर जीत। भाजपा को मिले थे 36.35% वोट और 104 विधानसभा सीटों पर जीत। जेडीएस को मिले थे 18.3% वोट और 37 विधानसभा सीटों पर जीत। ये चुनाव दिलचस्प इसलिए भी थे क्योंकि रुझानों में भाजपा को पहले बहुमत मिल गया था, मगर जैसे ही भाजपा का आंकड़ा 104 पर फिसला और कांग्रेस 80 पर पहुंची, वैसे ही 24 अकबर रोड दिल्ली में उठापटक तेज हो गई और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगने लगा। कांग्रेस ने हाथों हाथ गुलाम नबी आजाद को कर्नाटक रवाना किया, जो कि कांग्रेस जेडीएस के बीच गठबंधन के मुख्य सूत्रधार रहे। आखिरकार कांग्रेस के समर्थन से एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि भाजपा नेता व पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लगातार इशारों में यह कहते दिखाई दिए थे कि सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, और हुआ भी वही। जुलाई 2019 में एक दिन अचानक कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 2 विधायकों के लापता होने की खबर से कांग्रेस जेडीएस खेमे में हड़कंप मच गया। अब उसे कांग्रेस का इंटेलिजेंस फेलियर कहें या तब की पूरी सरकार का, मगर ये सारे बागी विधायक बेंगलुरु एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भर गए और कर्नाटक सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रह गई। कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार बागी विधायकों से मिलने खुद मुंबई भी पहुंचे, मगर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार द्वारा उस होटल का सुरक्षा पहरा इतना तगड़ा लगाया गया था कि कांग्रेस नेता अंदर कदम तक नहीं रख सके। 1 महीने तक चले उस पूरे सियासी ड्रामे का अंत तब के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की कुर्सी ले डूबा और सदन में बहुमत साबित ना कर पाने के चलते कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन की सरकार गिर गई। सरकार गिरते ही मुख्यमंत्री पद पर पैनी नजर गड़ाए बैठे बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए और राज्य में भाजपा की सरकार आ गई। दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन भी टूट गया और दोनों पार्टियों के रास्ते फिर से अलग हो गए। मगर सरकार गिरने के बाद से ही राज्य में कांग्रेस जमीन पर सक्रिय हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में निकाली गई प्रजाध्वनि यात्रा को गांव-गांव में भारी जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। दूसरी ओर 1 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ साफ दिखाई देने लगा। कई बार भाजपा आलाकमान द्वारा येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाए जाने से ये भी साफ होने लगा कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। बैठकों का वो दौर यूं ही नहीं था। आखिरकार 16 जुलाई 2021 के दिन येदियुरप्पा के इस्तीफे देने के बाद बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए। भाजपा का उत्तराखंड की तरह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला कर्नाटक में भी अपनाया गया, मगर सीएम पद जाने के बाद से ही येदियुरप्पा की शांति भाजपा खेमे में हलचल बढ़ाने लगी। लिंगायत समुदाय पर विशेष प्रभाव रखने वाले बीएस येदियुरप्पा को इस तरह पद से हटना पड़ा, जो लिंगायत समुदाय के लिए भी झटकेदार रहा। दूसरी ओर कांग्रेस की बढ़ी हुई सक्रियता और भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक में आने से भाजपा की चुनौतियां और बढ़ने लगी। अमूमन मुख्यमंत्री बदलना हाईकमान के लिए आसान तो नहीं होता,
मगर उत्तराखंड या असम की तरह कर्नाटक में बिना येदियुरप्पा के चुनावी मैदान में उतरना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है, यह साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पार्टी में लगातार होती जा रही टूट और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जैसे वजनदार और प्रभावशाली नेता के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को तकरीबन 20 से 30 विधानसभा सीटों पर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान कांग्रेस में भी है, मगर पार्टी हाईकमान ये पहले ही साफ कर चुका है कि बिना किसी चेहरे को घोषित किए ही पार्टी चुनाव में उतरेगी। खैर, अब सीधे बात करते हैं हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आंकड़ों की, जो कि जमीनी परिस्थितियों और ग्राउंड पर मौजूद सूत्रों से अलग अलग विधानसभाओं से मिल रहे फीडबैक्स के आधार पर किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें ग्रेटर बेंगलुरु की, तो ये वही संभाग है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे दिग्गज डीके शिवकुमार आते हैं। इनके भाई डीके सुरेश भी यहीं से सांसद हैं। अगर यहाँ की 32 विधानसभा सीटों की बात करें तो आज की तारीख में यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से ये रहे आंकड़े। इन 32 सीटों में भाजपा को मिल सकती है 6 से 10 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 19 से 23 विधानसभा सीटें और जेडीएस के खाते में जा सकती है 1 से 3 सीट। यानी ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी भाजपा पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर ओल्ड मैसूर की बात करें, जो परंपरागत तौर पर जेडीएस यानी देवेगौड़ा परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, साथ ही कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी यहीं से आते हैं। इस संभाग की 61 विधानसभा सीटों में हमारे विश्लेषण के हिसाब से भाजपा को मिल सकती है मात्र 4 से 8 विधानसभा सीटें, जेडीएस को मिल सकती है 25 से 29 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 24 से 28 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 3 सीटें। यानी इस इलाके में जेडीएस अपना किला बचाती हुई दिख रही है, मगर कांग्रेस को 2018 में मिली 17 सीटों के मुकाबले बड़ा फायदा हो रहा है और 11 सीटों पर जीती भाजपा मात्र 4 से 8 के बीच सिमट रही है। इसी तरह अगर कल्याण कर्नाटक या फिर यूं कहे कि हैदराबाद कर्नाटक की बात करें, तो ये वो इलाका है जहां से कांग्रेस के सबसे वजनदार और बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। इसीलिए यह इलाका कांग्रेस के लिए काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। यहाँ की 40 विधानसभा सीटों की फिलहाल की राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो भाजपा को मिल सकती है 6 से 10 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 27 से 31 विधानसभा सीटें और जेडीएस को मिल सकती है मात्र 1 से 3 सीट। यानी इस इलाके में भी 2018 की तरह कांग्रेस भाजपा से आगे दिखाई दे रही है। साथ ही भाजपा को तब मिली 15 सीटों के मुकाबले नुकसान होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं मध्य कर्नाटक की, जो कि भाजपा का मजबूत किला माना जाता है। यह उन्हीं इलाकों में से है जहां की बढ़त के कारण भाजपा 2018 में सबसे बड़ा दल बन पाई थी। इस संभाग की 26 विधानसभा सीटों में से उस वक्त भाजपा को 21 तो कांग्रेस को महज 5 और जेडीएस को एक भी सीट नहीं मिली थी। मगर मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो भाजपा को मिल सकती है 12 से 16 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 10 से 14 विधानसभा सीटें और बाकी सब 0। यानी यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो कि 2018 से एकदम उलट स्थिति है। हालांकि यहाँ करीब 5 सीटों पर बेहद कड़ी टक्कर है, जिनमें मुकाबला किसी भी ओर झुक सकता है। अब बात करते हैं मुंबई कर्नाटक यानी किट्टूर कर्नाटक की, जहां से विधानसभा की 50 सीटें आती है। लिंगायत समुदाय के प्रभुत्व वाले इस संभाग में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई समेत पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, जो हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, जो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनका भी खासा दबदबा माना जाता है। इस संभाग की बात करें तो यहाँ की 50 विधानसभा सीटों में आज की तारीख में भाजपा को मिल सकती है 15 से 19 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 29 से 33 विधानसभा सीटें और जेडीएस के खाते में जा सकती है 0 से 2 सीटें। यहाँ साफ उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भाजपा के लिए झटकेदार इसलिए भी है क्योंकि यह मुख्यमंत्री का संभाग है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि लिंगायत समुदाय की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ रही है और जगदीश शेट्टर जैसे इतने वजनदार नेता के पार्टी छोड़ने और येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ रहा है। यहाँ कांग्रेस भाजपा से काफी आगे दिखाई दे रही है। 2018 में यहाँ 30 विधानसभा सीटें जीती भाजपा 15 से 19 के बीच सिमटती हुई दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले करावली कर्नाटक संभाग की, जहां से 19 विधानसभा सीटें आती है।
2018 में यहां भाजपा को 16 तो कांग्रेस को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली थी। फिलहाल की बात करें तो आज की तारीख में यहां भाजपा के खाते में जा सकती है 10 से 14 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 5 से 9 सीटें और जेडीएस और अन्य के खाते में जा सकती है 0 सीट। यानी यहां भी भाजपा को 2018 के मुकाबले थोड़ा नुकसान तो है। हालांकि भाजपा अपना गढ़ बचाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस से उसे टक्कर भी मिल रही है। अब अगर बड़ी पिक्चर की बात करें कि कुल राज्य की 224 विधानसभा सीटों में इन सभी संभागों को मिलाकर किसे कितनी विधानसभा सीटें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सबसे बड़े विश्लेषण के आंकड़े ये रहे। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 115 से 138 विधानसभा सीटें, भाजपा को मिल सकती है 53 से 77 विधानसभा सीटें और जेडीएस के खाते में जा सकती हैं 27 से 33 विधानसभा सीटें। यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जी हां, कर्नाटक के रण में कांग्रेस की सरकार आती हुई और भाजपा की सरकार जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। और अगर इसी तरह के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो यहाँ की जीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी मजबूत स्तंभ साबित होगी, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए भी क्योंकि वे खुद इसी राज्य से आते हैं। साथ ही अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये राज्य कांग्रेस का नया पावर सेंटर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ भाजपा की केवल हार ही होती नहीं दिख रही, बल्कि जगदीश शेट्टर जैसे दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई विधायक और पूर्व विधायक भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ चुके हैं। यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से ये भी कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने और चुनाव लड़ पाने के संशय के बीच एक बात साफ है कि अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की इजाजत मिलती है तो यह तय है कि कांग्रेस राहुल गांधी को केरल की वायनाड लोकसभा के साथ ही कर्नाटक की भी किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि यहाँ की 28 सीटों में फिलहाल भाजपा के पास 25 और कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। इस राज्य में कांग्रेस लोकसभा सीटों पर अगर वापसी करती है तो यह पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही अगर राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कांग्रेस यहां से लोकसभा चुनाव के रण में उतारने की तैयारी कर सकती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये राज्य कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। मगर हाँ, विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये जरूर तय है कि इस बार कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और संभव है कि कर्नाटक में अब सरकार पलटती हुई दिखाई दे। खैर, मतदान 10 मई को है और मतगणना 13 मई को, तो जो भी नतीजे आते हैं देश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।